माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आप लोगों के लिए शादी एक पनिशमेंट का नया एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। एक तरफ अंश जो काफी रिलैक्स होकर के आराम से बेड पर आकर लेट चुके थे। आज ना तो उनके पास उनकी मॉम का लैब था और ना ही स्लीपिंग पिल्स या दारू का सहारा। आज बस वो आराम से सो रहे थे, पिलो पर अपना सिर रख करके, जैसे आज उनके दिल को कितनी राहत मिली हो। अर्जुन का आइडिया काफी अच्छा काम किया था अंश के लिए। एक तरफ जहां अंश की तो नींद पूरी सुकून भरी थी, दूसरी तरफ वहीं नायरा जो बस लेटे लेटे अपनी करवटें बदल रही थी। और वो अपने आप से ही कहती है, मैं कोई बलि का बकरा हूँ, जो मन चाहे आकर के मेरी बलि दे जाए। ऐसे कैसे कोई मुझसे शादी कर सकता है। पता नहीं कल क्या बात होगी और किस बारे में बात करेंगे वो लोग। मेरा कोई फेवर लेगा भी या नहीं। मैं तो यहाँ की नौकर हूँ, सब लोग तो इस घर के बेटे के बारे में ही सोचेंगे ना। और मुझे भी वो शख्स सिर्फ तब तक बचा रहे जब तक उन्हें मेरी सच्चाई नहीं पता। जिस दिन उन्हें सच पता चला वो तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। नायरा की आज रात भी कुछ इसी तरह से गुजरती है। वो 2 रातों से चैन से सो नहीं पा रही थी और जब तक उसे वो शख्स नहीं मिल जाता जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बेहतरीन कर सके, तब तक शायद नायरा की जिंदगी कुछ इन्हीं दिक्कतों के साथ गुजरने वाली थी। अगला दिन होता है। लगभग सुबह के 4:30 बजे थे जब नायरा उठ करके तैयार होने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ 5 या 5:30 बजे तक ही पानी का ऑप्शन रहता है। बाकी सारे मेड के साथ वो भी तैयार होकर के अपने काम में जुट चुकी थी। वो भी किचन में काम कर रही थी और आसपास के सारे लोग जो कि आपस में गॉसिपिंग कर रहे थे, वो भी नायरा के बारे में। नायरा कल शाम को रूम से बाहर नहीं निकली थी। उसके काका ने ही उसे ले आकर के उसके कमरे में खाना पहुंचा दिया था और वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी क्योंकि वो सम्राट को फेस नहीं करना चाह रही थी और इस बात की परमिशन उन्हें शालिनी जी ने ही दे रखी थी। लेकिन जैसे ही सुबह की गॉसिपिंग उसके कानों में पड़ती है, वो और ज्यादा घबराना शुरू कर देती है। तभी चरण सिंह जो उसके ठीक बगल में आते हुए कहते हैं, तुम कमरे में जाओ बेटिया, यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है। इस बात पर नायरा जो अपनी नम आंखों से कहती है, पर मैं वहां जाकर क्या करूंगी। मुझे इस घर से निकलना होगा काका, वरना ये लोग मुझे बहुत बुरी तरह इस्तेमाल करेंगे। इस बात पर चरण सिंह जो कहते हैं, हम बात करते हैं बड़ी साहिबा से, लेकिन यहाँ रहोगे तो ज्यादा दिक्कत होगा, तुम जाओ। वही नायरा जो कहती है, बस मैं सूप बनाकर चाहती हूँ ताकि वो शालिनी जी के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करके उनके रूम में ले जाए और फिर उसे वापस यहाँ पर ना आना पड़े, क्योंकि इस जगह पर उसे भी काफी घुटन महसूस हो रही थी। हर कोई मेड आकर के उसी की तरफ देखे जा रही थी। वहीं प्रभा जो कि आकर के उसके ठीक सामने खड़ी होती है और किचन के स्लैब पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, तो बड़ी चालू चीज हो तुम तो। अभी 1-2 दिन हुआ नहीं आए तुम्हें यहाँ पर और हमारे सम्राट सर को फंसा लिया। सही है, वैसे देखते हैं आज क्या होता है तुम्हारे लिए फैसला। अगर तुम यहाँ के बड़े साहब यानी कि मिस्टर मल्होत्रा को पसंद आ गई तो शायद तुम इस घर की बहू बन जाओगी और हम सबको तुम्हारी इज्जत करनी पड़ेगी। क्यों काका, बड़ा हाथ मारा है ना इसने। इस बात पर चरण सिंह जो चुपचाप बस शांत रह गए थे और उसका कोई भी जवाब ना देते हुए वो नायरा से कहते हैं, तुम जाओ यहाँ से। वैसे नायरा इतनी चुप लड़की नहीं थी। हाँ, उसकी माँ से उसे बचपन में मारा पीटा जरूर करती थी, मगर उसे हमेशा बोलने का भी हक दिया था उन्होंने, या यूं कह ले कि नायरा की आदत थी कि वो चाहे कितना भी पिटा ले, लेकिन वो ढीठ बन चुकी थी। उसे जो बोलना होता था वो सामने वाले को बोल कर ही रहती थी। यहाँ वो कैसे कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही थी, ये बात सिर्फ उसे ही पता थी। हाँ, उसके साथ जिंदगी ने थोड़ा खतरनाक मजाक जरूर कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी गुस्सा तो उसके दिल में भरा हुआ था और वो उसी तरह अपने एक सिर को हल्का सा आगे की तरफ बेंड करती है और अपने हाथों को स्लैब पर रखते हुए कहती है, अगर आपको लगता है कि आप अपने तरीके से ये शादी रोक सकती हैं तो रोक लीजिए। अगर आपको मुझे मैडम मैडम नहीं बुलाना है तो, वरना अगर मैं इस घर की बहू बन गई ना तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो आपके लिए हो जाएगी। और फिर वो सूप का बाउल लेती है और ट्रे में उसे रखते हुए अपने साथ आगे की तरफ बढ़ जाती है। वहीं चरण सिंह जो कहते हैं, क्या किया तुमने, तुम्हें इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था। वहीं प्रभा पीछे से उसका हाथ जोर से अपनी तरफ पकड़कर खींचते हुए कहती है, ओ लड़की, अभी तक ना इस घर की बहू बनी नहीं है तो ज्यादा तेवर मत दिखा। और तुझे पता क्या है सम्राट सर के बारे में? तुझे क्या लगता है तो यहाँ के लिए हमेशा महारानी बनकर रहेगी?
अरे 2-3 महीने भी नहीं टिकेगी तो उनके सामने। मन भरा तो सिर्फ 2-3 दिन में तुझे छोड़ देंगे, उसके बाद न घर की न घाट की। अब डरने की बारी नायरा की थी, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे को ढकते हुए अपने हाथ में ट्रे लिए ऊपर की तरफ जाने लगती है। तभी कोई तेज आवाज में उसको आवाज लगाते हुए कहता है, नायरा जरा इधर तो सुनना। यह आवाज जैसे उसके कानों में गूंजी थी, उसके हाथ की पकड़ जो कि ट्रे पर कस जाती है और उसके साथ ही उसकी बॉडी में एक अजीब सा शेकिंग मूवमेंट भी शुरू हो गया था, जैसे वो कितना ज्यादा डरना शुरू कर दी हो इस आवाज से। वो जैसे ही अभी सीढ़ियों से पीछे मुड़ कर देखती, लेकिन तभी एक और आवाज ऊपर से आई थी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? मॉम कब से सूप का वेट कर रही है, जाओ रूम में। एक काम कहता हूँ कि मॉम को हर एक चीज टाइम पर दिया करो, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हो पाता है। तुम उनकी पर्सनल केयर टेकर हो। और फिर वो नीचे सबकी तरफ देखते हुए कहते हैं, सबकी नौकरानी नहीं हो जो सबकी बात सुनना जरूरी है। तुम यहाँ सिर्फ मेरे मॉम के लिए हो, तो मेरे मॉम के साथ रहा करो। जाओ, उन्हें जरूरत है तुम्हारी। अंश ने ये बात सिर्फ नायरा को बचाने के लिए बोली थी और नायरा भी इस बात को समझती है और अंदर ही अंदर भगवान का शुक्र अदा करते हुए रूम के अंदर भाग जाती है। नहीं तभी नीचे से आवाज आती है, दादू आपको याद तो है ना, हम किसी बारे में आज सबके सामने डिस्कस करने वाले थे। कल अंश यहाँ पर था नहीं, बिजी था, इस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना सुबह के वक्त ये सारी बातें की जाएं। भाई अंश जो नीचे आते हुए कहते हैं कि इस बारे में बातें करनी है। और वैसे आज आपको हो क्या गया भाई, आप काफी अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं। आज आपकी तबीयत ठीक लग रही है क्या? शायद सम्राट इस वक्त नाटक करना भूल गए थे। किसी बात को सोचते हुए शायद उनका दिमाग इस बात पर बिल्कुल भी नहीं था कि उन्हें नाटक करते हुए अपनी बीमारी को भी तो कंटिन्यू रखना है, वरना सबको उनकी सच्चाई पता चल जाएगी। अंश की ये बात याद दिलाते ही सम्राट अपने पूरे एक्शन में आते हुए कहते हैं, मैं जो भी कर रहा हूँ या जो भी कह रहा हूँ, मेरी बात बस ध्यान से सुनो और तुम ना ज्यादा नाटक मत करो मेरे सामने। धातु बोलो ना इसको, हमेशा मुझे तंग करता रहता है। छोटा भाई है फिर भी हमेशा मुझे जलील करने के पीछे पड़ा रहता है। मेरी बीमारी को मजाक बनाकर रख दिया इसने। इस बात पर जयचंद्र जी जो अपने चेयर को हल्का सा पीछे खिसकाते हैं और आराम से अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए अंश को देखते हुए कहते हैं, आपके तरीके तो वैसे भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके ही दोस्त है ना अर्जुन, सीखना चाहिए आपको उनसे कुछ। कितना अच्छा लड़का है। इस बात पर सावित्री जी भी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहती हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, हीरा है वो अपने घर वालों के लिए, और एक ये है। वही अंश भी अपनी दादी के ठीक सामने आकर के पूरे चौड़ में बैठते हुए कहते हैं, वो हीरा हो चाहे मोती हो, आई डोंट गिव अ फकिंग केयर दादी। आप लोग की किस्मत शायद इतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से आपको अंश मल्होत्रा जैसा शख्स मिला है, और अगर आपको मेरे टक्कर का शख्स मिला है तो उसे झेलने का गट्स भी रखिए, क्योंकि जो भी मैं हूँ आप लोगों की बदौलत हूँ। मैं ऐसा नहीं होता अगर मेरी मॉम यहाँ पर खुशी खुशी रही होती तो। और अब जो भी मैं बन चुका हूँ उसे संभालना तो आप लोग को ही पड़ेगा। खैर किसी बारे में डिस्कशन होने वाली थी, कौन सा टॉपिक है वो? इस बात पर जयचंद्र जो कहते हैं, शेखर को आ जाने दो, तब जाकर बात करेंगे। वही सम्राट जो कहता है, और उस लड़की को भी तो बुला लो ना दादू, हाँ उसी की तो लाइफ के बारे में बात हो रही है, उसे तो पता होना चाहिए ना। इस बात पर जयचंद्र जो हंसते हुए कहते हैं, हमारे यहाँ लड़कियों को इस बारे में शादी के दिन बताया जाता है कि उनकी शादी होने वाली है, और वैसे भी उसे क्या एतराज होगा, वो तो घर की नौकरानी है। इस बात पर अंश का हाथ जो कि फोक पर जाकर कस जाता है और वो उसी फोक से काफी तेज प्लेट पर मारते हुए कहते हैं, वो नौकरानी से पहले एक इंसान है और एक लड़की है जिसको अपनी जिंदगी जीने का हक अपने हिसाब से है। मुझे नहीं लगता कि आपके इस फैसले से वो खुश होगी। हाँ माना कि उसकी शादी इस घर के बड़े बेटे से हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी खुशी मैटर करती है। मुझे नहीं लगता कि आपको जबरदस्ती करनी चाहिए उसके साथ। इस बात पर सम्राट जो कहता है, और कौन रोकेगा दादू को? तुम रोकोगे क्या? देखो अगर तुमने दादू के बीच और मेरे बीच आने की हिम्मत की ना, तो याद रखना मैं अपने दादू की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अंश जो सम्राट को देखकर हंसते हुए कहते हैं, आज एक्टिंग ठीक से हो नहीं पा रही आपसे, लगता है दिमाग में कुछ ज्यादा ही चढ़ गई वो लड़की।
वैसे आपकी सुबह की मेडिकेशन लिया आपने? सम्राट तो हमेशा अपने रूम में ही रहा करता था और दवाई तो उसे हमेशा फ्लश करनी होती थी, क्योंकि अगर वो दवाई खा लेता तो उसके लिए काफ़ी एलर्जिक हो सकता था। बीमारी तो उसे कोई थी नहीं, जिसकी वजह से वो थोड़ा घबराते हुए कहता है, हाँ, दवाई तो मैंने खा ली है। इस बात पर अंश उन्हें याद दिलाते हुए कहते हैं, काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ आप यहीं पर हैं। अभी तो सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ और बिना ब्रेकफास्ट के तो आप वो दवा खाते नहीं है। तभी अंश एक स्टाफ से कहते हैं, ओ हेलो, इधर आओ। वो भाग कर अंश के पास आते हुए कहता है, जी सर। इनके रूम में जाइए और इनकी सारी मेडिसिन लेकर आइए। इस बात पर सम्राट से कहते हैं, क्यों? सारी क्यों लेकर आना है? मैं तो इस टाइम एक ही मेडिसिन लेता हूँ। मैं इस बात पर अंश से कहते हैं, क्या सम्राट भाई, इतना भी नहीं पता आपको? आप दवाई खाते तो है ना? क्योंकि इतना तो मुझे भी याद है कि आपके जिस डॉक्टर ने इलाज किया था उसने आपको 3-4 टैबलेट्स खाने के लिए कहा था सुबह के टाइम। भूल गए क्या आप? इस बात पर जयचंद्र जी कहते हैं, अरे वो बच्चा है, भूल जाता होगा। भैया जी कहते हैं, अगर ये इतने ही बच्चे हैं तो फिर इनकी शादी क्यों करवा रहे हैं आप लोग? बच्चे की शादी नहीं होती है, बच्चों को संभाला जाता है। सावित्री जी जो कहती हैं, और पत्नी का तो काम ही होता है पति को संभालना। भैया जी कहते हैं, क्यों? पत्नी क्या ठेका लेकर के बैठती है पति का? उसकी अपनी जिंदगी नहीं होती है? उसे खुद को खुश नहीं करना होता? और ये क्यों लेकर के बैठेगी इनका ठेका? क्यों इनको संभालेगी? इस बात पर जयचंद्र जी कहते हैं, तुम्हें क्या लेना देना इससे? तुम अपने काम से काम रखो। और वैसे भी हमारे परिवार से तो तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं था। जब मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता तो तुम हमारी जिंदगी में कैसे इंटरप्ट कर रहे हो? देखो, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। तुम्हें जिससे शादी करना तुम करो, जिससे शादी नहीं करनी है तुम मत करो। लेकिन मेरे घर में क्या होगा ये फैसला मैं लूंगा। अभी जिंदा हूं मैं। इस बात पर अंश अपनी जगह से तेज से टेबल पर हाथ मार करके खड़े होते हुए कहते हैं, और फिर वो काफी धीरे से खुद से कहते हैं, यही तो प्रॉब्लम है कि आप जिंदा हैं। और वो अपनी मॉम के रूम की तरफ निकल गए थे। वहीं सम्राट जो रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, दादू प्लीज मेरी शादी उससे हो जाएगी ना? ये लड़का मेरी जिंदगी हमेशा आकर के मुझे तंग करता रहता है। प्लीज दादू, मैं और कुछ नहीं चाहता अपनी जिंदगी में, प्लीज। वही सावित्री जी जो कहती हैं, तुम परेशान क्यों हो रहे हो बेटा? अभी तुम्हारे दादू हैं, दादी हैं और उसके साथ तुम्हारे चाचा भी तो हैं। तुम्हारी खुशी हमारे लिए हमेशा सबसे जरूरी रहेगी, ठीक है? हम बात करेंगे उस लड़की से, वो जरूर शादी के लिए मान जाएगी। वहीं जयचंद्र जी कहते हैं, ये बार बार आप लोग उस लड़की के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? अगर हमारे पोते को वो लड़की पसंद है तो बस उसे शादी करनी है, दैट्स इट। इस बारे में हम कोई बात नहीं करना चाहते और ना ही इस बारे में कोई बहस छिड़ेगी। उस लड़की को सिर्फ इत्तला करना है, बताना है, उससे पूछने की जरूरत नहीं है। इस बात पर सावित्री जी जो थोड़ा रुकते हुए कहती हैं, पर उसके माँ बाबा भी तो होंगे ना, उनसे भी तो बात करनी पड़ेगी। जयचंद्र जी कहते हैं, अरे माँ बाबा क्या कर लेंगे? पैसों की एक गड्डी उनके मुंह पर मारेंगे। ऐसे छोटे मोटे घर वाले के अगर बेटी हमारे घर में शादी कर ले तो उनके लिए तो ये सपने से कम नहीं है। बार बार उस लड़की के बारे में हमारे सामने बात मत करिए। हमारे पौधे को पसंद है, हमारी तरफ से हाँ है। बस शेखर की भी बात को हम सुनना चाहते हैं कि आखिर वो क्या चाहता है इस बारे में। वहीं दूसरी तरफ अंश अभी कमरे में पहुंचे थे और वो नाया और शालिनी जी की कॉन्वर्सेशन को थोड़ी देर सुनते हैं, लेकिन तभी उनके फोन पर बार बार क्रिश का कॉल आना शुरू हो गया था। एक दो बार अवॉइड करने के बाद तीसरी बार उन्हें कॉल उठाना ही पड़ता है और वो काफी गुस्से में थे, जिसकी वजह से वो कड़क आवाज के साथ कहते हैं, क्या है, सुबह सुबह क्यों कॉल कर रहे हो? दूसरी तरफ से क्रिश जो डरा सहमे आवाज में कहता है, सर गुड मॉर्निंग। इस तरफ से अंश की आवाज आती है, गुड मॉर्निंग करने के लिए तुम फोन कर रहे हो मुझे, वो भी इतनी बार? क्रिश जो कहता है, नहीं सर, वो आप उस लड़की को ढूंढने की बात कर रहे थे ना, वो पुणे वाली। वहीं अंश जैसे ही इस बारे में बात सुनते हैं वो तुरंत ही उस जगह से खड़े हो जाते हैं और अपनी मॉम के ही कमरे के बालकनी साइड एरिया में आते हुए कहते हैं, तो क्या हुआ, उसका पता चला? इस बात पर क्रिश जो कहता है, सर एंड्रीव से पता चला है कि उस लड़की को लाने वाला जो शख्स था उसका नाम राहुल था। हम लोगों ने राहुल को ढूंढ लिया है सर, आप कहे तो राहुल को लेकर आऊं? इस बात पर अंशु पहले तो कुछ सोचते हैं और फिर क्रिश से कहते हैं, अगर मैं तुम्हें लंदन की लोकेशंस मांगूंगा
तो तुम मुझे जापान की लोकेशन दोगे? इस बात पर कृष्ण कहता है, नहीं सर, उसकी लोकेशन देने की आपको क्या ज़रूरत है? वहीं अंशु कहते हैं, वही तो बात है, जब मुझे वो लड़की चाहिए तो मुझे राहुल से क्या लेना देना? मुझे उस लड़के से नहीं, मुझे उस लड़की से मतलब है। किसी भी तरह से उस लड़की को ढूंढो और उसे मेरे सामने लेकर आओ। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं बैठ करके राहुल से बात करूंगा। और ये बोलकर वो फोन रख देते हैं। वहीं दूसरी तरफ से कृष्ण कहता है, मुझे तो आपसे थोड़ी अप्रिसिएशन की उम्मीद थी सर, मुझे लगा था आप खुश हो जाएंगे, लेकिन आप खुश हो जाएं और मेरी तारीफ कर दें ये तो मुमकिन ही नहीं है। और वो फिर से अपने सामने बैठे राहुल से कहता है, बता भाई उस लड़की के बारे में, सर तुझसे नहीं मिलने वाले, और वैसे भी वो बहुत बड़े आदमी, वो छोटे मोटे लोगों से मिलते भी नहीं है। वहीं राहुल जो कहता है, मैं क्या क्या बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वहीं कृष्ण अपना फ्रस्ट्रेशन राहुल के बालों पर उतारते हुए कहता है, क्यों लेकर आया था उसको एंड्रीव के पास, बताना। वहीं राहुल जो डरते हुए कहता है, वो बुलाया था मुझे, बोला था कि पैसे दूंगा और मेरा घर भी खाली कर देगा। उसने मेरे घर पर कब्जा कर रखा था सेठ के साथ। अगर वो घर वापस नहीं मिलता तो मैं अपनी माँ का इलाज नहीं करा पाता, इसलिए मुझे करना पड़ा। मैं इस बात पर कृष्ण कहता है, सबकी अपनी अपनी दुख भरी कहानी है। तो मतलब तू उस लड़की को जबरदस्ती लेकर आया था? इस बात पर राहुल जो कहता है, हाँ, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था, मैं ही उसे लेकर आया था। कृष्ण अब सारी बैक स्टोरी सुनना शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ से अंशु बालकनी साइड एरिया पर अपना हाथ जोर से मारते हुए कहते हैं, क्या हो गया मुझे, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है मुझे? अंश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनका दिमाग उनके साथ इतने बुरी तरह से खेल क्यों रहा है। किस बात पर आखिर वो इतना नाराज हो रहे हैं और किस बात पर उन्होंने कृष को डांट दिया। अपनी दादा दादी से भी वो लड़ना शुरू कर दिए। अरे सम्राट की लाइफ है और फिर उस लड़की की, उन्हें इन दोनों में से ना तो किसी से ज्यादा लेना देना है और ना ही अंश को इन दोनों से कोई फर्क पड़ता है। वो तुरंत ही रूम में आते हैं और अपनी मॉम से कहते हैं, मॉम मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। लेकिन तभी शालिनी जी जो अंश को रोकते हुए कहती हैं, तुम्हारे पापा अगर आ गए ना और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी बेटा। तुम्हारा यहाँ पर रहना बहुत जरूरी है, जब तक कम से कम ये नीचे की मीटिंग खत्म ना हो जाए तब तक। आपको पता है ना, अंश मल्होत्रा अपना वक्त किसी पर जाया नहीं करता, और आपको लगता है मैं इतना घटिया टॉपिक के लिए अपना वक्त बर्बाद करूंगा, और वो भी क्यों? मुझे क्या लेना देना सम्राट भाई से? इस बात पर शालिनी जी कहती हैं, सम्राट से लेना देना हो जाए ना, कम से कम इस लड़की के बारे में तो सोचो अंश। अंश जैसे ही अपनी माँ के मुंह से उस लड़की का जिक्र सुनते हैं, उनकी भी नजर उस लड़की पर एक पल के लिए थोड़ी थम गई थी। घूंघट भरे शक्ल को देखकर अंश थोड़ा देर के लिए शांत रह गए थे और फिर से अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहते हैं, तो इस लड़की के बारे में मैं क्यों सोचूं? इसका बाप लगता हूँ, इसकी माँ हूँ, इसका भाई हूँ या इसका कजन हूँ? माँ, मुझे इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। ये नौकरी करती है यहाँ पर, वो भी मेरे अंडर में भी काम नहीं करती है। इसकी लाइफ में जो हो रहा है ये इसकी प्रॉब्लम है, और आपको बनना है देवी आप बनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बोलकर वो कमरे से बाहर निकल गए थे। अब आखिरी उम्मीद भी शालिनी जी की खत्म हो गई थी और वो नायरा के सामने ऑलमोस्ट अपना हाथ जोड़ते हुए कहती हैं, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, पर तुम एक काम करो, तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं अंश से कहती हूँ वो तुम्हें रूपाली के घर पर छोड़ देगा बेटा। यही नायरा भी धीरे से अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, पता नहीं और कितनी प्रॉब्लम्स आने वाली मेरी जिंदगी में, पता नहीं सब कुछ कब खत्म होगा। और वो भी बहुत ज्यादा डरी सहमी थी। लगातार उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी शरीर पूरी तरह से कंपन कर रही थी। वैसे नायरा को सम्राट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था, उसे नहीं पता था कि सम्राट कैसा शख्स है, लेकिन कल सुबह उसने जो भी कुछ नायरा के साथ किया था इसके बाद उसे काफी डर लग रहा था। और फिर शालिनी जी की वो बात है कि एक और मेड के साथ सम्राट ने बदतमीजी की थी और न जाने क्या क्या, लेकिन सम्राट को कोई सजा नहीं हुई थी क्योंकि ऑब्वियसली वो एक बड़े घराने से बिलोंग करता है। वहीं दूसरी तरफ अंशु अपने आप को पूरी तरह काम डाउन करते हुए अपने कपड़े को पहन करके ऑफिस की तरफ निकलने वाले होते हैं। आज उन्हें ऑफिस भी जल्दी पहुंचना था क्योंकि उनका रात का डिजाइनिंग वाला काम पूरा हुआ नहीं था। और वैसे भी आर्किटेक्चर में अगर अंश को किसी का काम पसंद आता तो वो हमेशा वो खुद हुआ करते थे। हाँ, बाकी के आर्किटेक्चर भले ही काफी प्रोफेशनल थे, मगर अंश से बेहतर काम और कोई नहीं जानता था। वो भी अपने टाइम के एक बहुत ही मशहूर आर्किटेक्चर हुआ करते थे। उन्होंने काफी फर्म में प्रैक्टिस भी की थी
और उसके साथ उन्होंने एक बड़ी कंपनी का निर्माण किया और हमेशा उनकी क्रिएटिविटी से उनके क्लाइंट खुश रहा करते थे और उन्हें अपने डिज़ाइन को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करना था, जिसकी वजह से वो अपना टाइम कहीं और बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वो अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बाहर की तरफ निकल चुके थे। अपनी मॉम के कमरे में दोबारा पहुंचते हैं, जहां नायरा इस वक्त अपना सिर का पल्लू हटाए शालिनी जी से बातें कर रही थी। वो जैसे ही अंदर की तरफ आए थे और नायरा को इस तरह देखते हैं, वो अपना चेहरा घुमाकर हल्का सा अपना गला क्लियर करते हुए कहते हैं। जैसे नायरा ने सुना था, वो तुरंत ही अपना घूंघट दोबारा से करते हुए बेड से जाकर के खड़ी हो गई थी और साइड में आकर के चुपचाप अपना सिर नीचे करके खड़ी हो जाती है। वही अंश अपनी मॉम का हल्का सा पैर टच करते हुए कहते हैं, अब इधर ठीक है आपका? शालिनी जी जो कहती हैं, तुम सच में चाह रही हो? वाकई में ही? वही अंश अपने मॉम की बात सुनकर अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ और कोई बात होगी तो आप मुझे कॉल करवा दीजिएगा। ये बोलकर भी वो वहाँ से जाते हैं, लेकिन तभी वो एक पल के लिए पीछे मुड़ते हैं। शालिनी जी जो अभी इस वक्त अंश की तरफ ही देख रही थी, जिसकी वजह से अंश अपनी नज़र को उस लड़की की तरफ मोड़ ही नहीं पाए थे और वो बिना नायरा की तरफ देखे ही निकल जाते हैं। लेकिन इस वक्त वो जैसे जैसे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, न जाने कि उन्हें काफ़ी बुरा लग रहा था। वो नहीं चाह रहे थे ये करना, लेकिन फिर वो अपने दिमाग को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, नो वे, मेरा काम यहाँ पर बैठ करके सबके बारे में सोचना नहीं है। किसी की शादी होती है तो होने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। और वो आकर के अपनी गाड़ी में बैठते हैं और ऑफिस के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो क्रिश को कॉल लगाते हुए पूछते हैं, क्या हुआ, कुछ बोला उसने? क्रिश कहता है, हाँ सर, बहुत कुछ पता चला उस लड़की के बारे में। अंशु कहते हैं, ऑफिस आओ, ऑफिस में मिलते हैं, मीटिंग के बाद इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं क्रिश कहता है, सर राहुल को भी लेते आओ। इस बात पर अंशु कहते हैं, तुम अपना दिमाग क्यों लगाते हो क्रिश, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा दिमाग हमेशा छुट्टी पर रहता है तो क्या जरूरत है उसे लाने की? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो। क्रिश कहता है, नहीं सर, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। अंशु कहते हैं, हाँ तो चुपचाप से ऑफिस में पहुँचो। और ये बोलकर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया था।